दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट्स। वेलकम बैक इन योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब और आपकी स्टडी कैसे चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट वीडियो में मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के वो डिस्कस किए थे, जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो आज उसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के तो हमने एमसीक्यूज कर लिए, बट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गए हैं जो मैंने तैयार किए, तो आप उनको भी एक बार देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़। तो देखो क्या है वो क्वेश्चंस। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स के रेगुलर मिलेंगे। और हाँ, किस चैप्टर के आपको अब नेक्स्ट किस चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? -2 - √3 मल्टीप्लाई -2 + √3। आपको 2 फैक्टर्स दे रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वैन सिंप्लीफाइड कह रहा है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैन सिंप्लीफाइड इज देन योर आंसर विल बी पॉजिटिव एंड इरेशनल, पॉजिटिव एंड रेशनल, नेगेटिव एंड इरेशनल एंड नेगेटिव एंड रेशनल। तो अब आपको ये तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं कि नंबर नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। और फर्स्ट चैप्टर में आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया है कि नंबर रेशनल और इरेशनल कब होगा, राइट। तो अभी हम इन पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करो और बताओ कि जब ये सिंप्लीफाई होता है तो आंसर इनमें से क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में हमने पढ़ी थी लास्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्या थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटीज़? यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म a b और ये भी हम ले लेते हैं a b क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है, तो ये बनता है a - b और ये बनता है a + b। तो इसकी आइडेंटिटी थी हमारे पास a - b a + b। कब बनता था जल्दी से बताओ? a², इसका फॉर्मूला बनता था हमारे पास a² - b²। यही पढ़ा था। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी तो बहुत सारी हैं, बट हमने 3 आइडेंटिटीज जो मेजर आइडेंटिटीज बोल सकते हो अलजेब्रिक, क्या है? a - b का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर और a² - b²। ये तीनों आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आइडेंटिटीज इसी को बेस बना के बना ली जाती हैं। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab। एंड ये होता है मेरे पास a - b a + b। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप सोचोगे यहाँ पे तो थोड़ा सा यूज़र, मैम ने सारा बता दिया। तो देखो, सिर्फ रटवाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपका पीछे का बेसिक क्लियर नहीं है तब तक आगे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप जितने आपने अगर 10 क्वेश्चंस भी किए ना, तो उसके साथ के सारे जो बेसिक्स हैं वो भी कंसेप्ट आपके साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो देखो, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, एक बार ऐड हो रही है, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो आइडेंटिटी क्या लगी? a² - b²। सो व्हाट इज a? यानी -2 का स्क्वायर माइनस b कितना है मेरे पास? √3। इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे। अब कोई भी नंबर नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 - √3 का स्क्वायर कितना हो गया? ये इससे कैंसिल 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1। जब मैंने इसको सोल्व किया तो आंसर आया 1। अब भाई 1 क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बिल्कुल होता है। और 1 को मैं 1/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब ये रेशनल भी है और ये पॉजिटिव भी है। तो आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव एंड रेशनल। ठीक है, पॉजिटिव एंड रेशनल। तो क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? राइट, ये रहा मेरे पास ऑप्शन बी, पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलिए। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्यूब रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू दैट। तो कह रहा है इनमें से किसके इक्वल है ये। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर देखें तो क्या 54 का क्यूब रूट है? हमारे पास नहीं है। तो पहले तो देखो, ये जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसका क्यूब रूट पता नहीं चलेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्या पता है इसका क्यूब हो जाए। तो दोनों 2 से कॉमन है इनमें, तो 2 से डिविजिबल है। 2 × 2 = 4, 1 5, 2 × 7 = 4, 2 से करोगे 125। अब तो कुछ दिखा है ना कि अब क्या कि ये किसी का क्या है? क्यूब रूट बना। तो क्या है इसका क्यूब रूट? किसका क्यूब रूट से ये देखो, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ क्यूब रूट ऑफ 27/125। सोल्व करने जब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी 2 से डिविजिबल किया तो ये आया। अब अगर हमें ऐसे दे रखा हो तो क्या हाँ हम क्यूब्स को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करिए, तो मैंने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 27 एंड क्यूब रूट ऑफ 125। ये हमने लाज ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़ी थी वहाँ पे पढ़ा था। अगर हमें
ये 8th क्लास की बात है, 9th में नहीं 8th क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि लाज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होती है। अगर पावर्स एक साथ हैं, इकट्ठी हैं, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट है तो कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट करेंगे। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3 और 25 का 5। अरे क्यूब रूट क्या होता है भाई इसका, 27 किसका क्यूब है 3 का, 125 किसका है 5 का, 5 के 3 बार मल्टीप्लाई करना, 5 5 से 25, देन 25 5 से 125, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ गया 3/5, ये रहा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3। 2/3 एंड 5/3 के बीच में 2 रेशनल नंबर्स बताइए। 2 रेशनल नंबर, तो इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा है ना क्या क्या भाई, यहाँ पे हो सकता है 3/3 एंड 4/3। हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करके। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग दे रखा है, देखो किस टाइप से आंसर्स आते हैं, या तो हमें अलग अलग डिनोमिनेटर दे देंगे, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, देन उनके बीच में हम क्या फाइंड करेंगे रेशनल नंबर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो और आपको बताऊँ, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स है उसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। कोई भी 2 नंबर्स हैं उसके बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी, कि कितने भी हो सकते हैं भाई, काउंट नहीं कर सकते कितने भी। तो यहाँ पे कह रहा है कौन से, तो अब अगर आपसे सिर्फ आंसर करना सब्जेक्टिव पेपर होता है और आपसे ये पूछता है कि इसके कितने ऑप्शंस हो सकते, कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो आप बता सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे आप आंसर्स को चेक करना है कि क्या जो आपने आंसर दिया वो आंसर में है। तो देखो मेरा यहाँ से 3/3 को मैं सोल्व करके भी लिखूँ तो 1 एंड 4/3 आंसर आया। क्या कोई ऑप्शन में है, नहीं है, ये वाला ऑप्शन में है, बट भाई 2/3 के बीच पूछा है ना, तो 2/3 आएगा नहीं, ये 4/3 ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या मेरा क्वेश्चन गलत था, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं था, मैंने जो आंसर निकाला था वो गलत नहीं था, लेकिन मैंने इन दोनों के बीच का निकाला था वो ऑप्शन में नहीं है। MCQs में यहीं फंसोगे, थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल हो सकते हैं, तो जो आप अपनी मर्जी से निकालोगे ज़रूरी है वो आंसर हो, नहीं एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करा रहा है तो वो अपनी मर्जी के डालेगा ना, तो अब आपको चेक करना है कि उसकी मर्जी का आंसर क्या है। तो देखो 2/3 5/3 का मैंने तो आंसर चेक कर लिया, वो तो था नहीं, तो अब क्या करेंगे, देखो इधर अब एक ऑप्शन बनता है कि हम ये वाला आंसर होगा नहीं हमारा, बाकी क्या कर सकते हैं, देखो अब मैं डिनोमिनेटर को सेम करूं, पहले से ही सेम है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में 6 दिख रहा है, यानी अगर डिनोमिनेटर 6 बनाऊं तो मे बी इनमें से कोई आंसर आ जाए। चलो बना के देखते हैं 6 इसको, तो ये हो गया 4/6 और यहाँ से आ गया मेरे पास 10/6। तो इसके बीच का कोई आंसर दिखा, यानी इसके बीच में क्या आंसर आएगा 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन आ गया मेरे पास 5/6 एंड 7/6। अब इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट में आप पढ़ के टिक कर देते हो, बट मैथ्स में तो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो थोड़ा सा टाइम, ये मैंने आपको पूरा ओपन करके बताया, बट आप डायरेक्ट से देखो 4/6 और 10/6 के बीच में क्या क्या नंबर होंगे आपको पता है, देखो और सीधा टिक करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 + √8 + 3 - √2 - √2 - 6 व्हेन सिंप्लीफाइड इज। तो सेम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर किस टाइप का आएगा। तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा आंसर। तो मेरे पास है यहाँ पे 5 + √8 + 3 - √2 - √2 - 6। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब हम कलेक्ट करते हैं टर्म्स को, अलग अलग टर्म्स हमें दे रखी होती है, जब हम उनको कलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती है, जो लाइक टर्म्स होती है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और जो बाकी की टर्म्स होती हैं उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या है भाई, √2 है, बिल्कुल है, लेकिन क्या √8 को कुछ लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं √8 को लिख सकती हूँ 4 × 2 = 8 लिख सकती हूँ। अच्छा जी, और ये बहुत बार बताया मैंने कि जब रूट के अंदर कोई नंबर होता है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, मतलब वो जो स्क्वायर रूट की जेल है उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, राइट। तो 4 का क्या हो जाएगा 2 और ये आ गया √2। 4 का स्क्वायर क्या बनता है, स्क्वायर रूट 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और √2 एज इट इज़, तो मैं इसको भी 2 √2 लिख दूँ, तो ये आ गया 5 + √2 को मैंने लिखा 2 √2 प्लस, अब ये लिखा मैंने 3 - √2, ब्रैकेट से बाहर निकाल रही हूँ सारे नंबर्स को, यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये माइनस अंदर जाएगा और अंदर जाके सारे साइंस को बदल देगा, तो ये -√2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। ठीक है, अब देखिए
एक जैसे जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। 2√2 माइनस √2 माइनस, तो माइनस के √2 माइनस के √2, 2√2 हो गए माइनस के, और प्लस के भी 2√2 हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, है ना। ये 2√2 पॉजिटिव और ये 2√2 नेगेटिव है, तो कैंसिल। अब बचा क्या, 5 + 3 8 और 8 + 6 14। अब भाई 14 क्या है, वही सेम, पॉजिटिव भी है और रेशनल भी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या आया, ये आया मेरे पास पॉजिटिव एंड रेशनल, तो ये ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर की जो डिजिट्स है उसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम द नंबर, उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो क्या होगा। देखो कोई भी एक डिजिट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट होती है वो हर नंबर पे एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर पे। तो मैं नंबर यहाँ पे लेती हूँ 95। कह रहा है अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, तो इस डिजिट के सम क्या होगा, 95 है इस नंबर के डिजिट्स का सम, तो 9 + 5 इसके डिजिट्स का सम कितना हो गया 14। इस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, सब्ट्रैक्ट करना भाई कितना आया 1 और ये आ गया 81, तो कह रहा है 81 आ गया। देन द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज, तो जो कह रहा है रिजल्टिंग नंबर, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आया वो हमेशा डिविजिबल होगा किस नंबर से। तो अब देखो यहाँ पे एक नहीं, हम कोई भी और नंबर भी ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 88 ले लिया, ठीक है, 88 ले लिया, दोनों नंबर्स का सम करो 8 + 8, इसकी डिजिट्स का सम करो 8 + 8 कितना हो गया 16, 16 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे पास आएगा 2 और 7, 72 आया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दोनों रिजल्टिंग नंबर्स हो गए। अब उसका क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, एक नंबर की डिजिट्स का सम को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे नंबर के अंदर से, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 2 से। भाई 2 से तो नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है 2 से, लेकिन ये तो नहीं हो रहा 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 1। नेक्स्ट कह रहा है 5 से, 5 से तो दोनों ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट कह रहा है 8 से, 8 से ये वाला नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है। अब कह रहा है 9 से, तो भाई 9 से 81 भी डिविजिबल है, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 72, तो दोनों ही नंबर डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है डी, यानी 9। और हमने 9 का रूल पहले भी पढ़ रखा है, डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ रखा था कि जो डिजिट्स का सम अगर करें, हमें कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, अगर उन डिजिट्स का सम करते हैं वो 9 से डिविजिबल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये रूल हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, बट आज हमें एक नया रूल मिल गया, और ये किसका है, रूल डिविजिबिलिटी रूल ही है, ये डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, 9 का एक और रूल मिल गया, क्या कि अगर हमें 2 डिजिट्स दे रखी हैं, सम ऑफ 2 डिजिट्स दे रखी हैं, अगर उसको उस नंबर की डिजिट्स का सम करके उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उसका जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी डिविजिबल होगा क्या, 9 से। तो एक अलग रूल मिल गया, ये मुझे डिविजिबिलिटी रूल बोलो या वैसे नॉर्मल बोल दो, 9 के लिए एक रूल मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है अगर आपको √3 की वैल्यू आपको दे दी जाए और √2 की वैल्यू आपको दे दी जाए, तो कह रहा है कि सोल्व करके बताओ 1/√3 माइनस √2 की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है, देखिए, इफ √3 इज दिस एंड √2 इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास 1/√3 माइनस √2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी प्लस माइनस इसकी, और आंसर निकालेंगे। बेटा आंसर कैसे आएगा, जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ डेसिमल्स में आंसर आएगा, फिर आप वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी इस फॉर्म में नहीं होगा, डिनोमिनेटर को सिंपल बनाएंगे और उसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करना किसको बोलते हैं, रेशनलाइज होता है कि जो ये नंबर है इसके ऑपोजिट, यानी ये √3 माइनस √2 है, तो इस सिंबल को चेंज कर देंगे, तो √3 प्लस √2 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। और क्योंकि डायरेक्ट ऐसे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, अगर हम ऊपर नीचे सेम नंबर से करते तो कैंसिल करके ये 1 आया, ये कैंसिल करके 1 आया, मतलब हमारे नंबर क्वेश्चन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसके ऑपोजिट सिंबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, यानी √3 प्लस √2, अब 1 इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फिर से वही डिविजिबिलिटी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होती है वो, a² माइनस b², यानी √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 एंड माइनस √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, तो 3 - 2 तो हो गया 1
और ये बचेगा मेरे पास √3 प्लस √2। आप इजीली वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। पुट करो वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732 और √2 की वैल्यू है 1.414। दोनों को ऐड करो, 4 2 6 3 1 4 7 4 11 2 और 1 3 3.146। क्या कोई आंसर दिखा? बिल्कुल दिखा, ये रहा 3.146। तो क्वेश्चन इजी था। ऐसा नहीं करना जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा, इस टाइप के और क्वेश्चंस हो जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की टाइप बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले उसको सोल्व करना है, देन आपको उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। डायरेक्ट पुट करोगे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 1/this, तो दिस माइनस दिस, कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, ऊपर 1 है, कुछ डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो फिर उसका आंसर ना तो मैच करेगा और ना ही आपका जल्दी से उसका आंसर निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए और मुझे आंसर कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इफ़ x इज इक्वल टू दिस देन x प्लस 1/x इक्वल टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू ये है तो मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो या तो डायरेक्ट ही पुट कर दो, डायरेक्ट पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है 2 प्लस, ये मुझे निकालना था x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू है 2 प्लस √3 प्लस, ये तो x की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे 1/2 प्लस √3 सेम है। तो क्या कह रहा है 2 प्लस √3, ये x की वैल्यू है, प्लस 1/√x। आप इसको सोल्व कीजिए। तो भाई इसको तो सोल्व करने की टेंशन है नहीं, ये ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। बात ये आई तो ये अभी तो सोल्व करके आए हो आप, सेम वही चीज़ है। डरना क्या है कि आपको कुछ अलग से दे दिया, कुछ अलग से नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको किसी क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो x एज इट इज़ 1/x ये कर दिया, तो इसको छोड़ो थोड़ी देर, सिर्फ इसको सोल्व करते हैं। अभी इसको सोल्व करना मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, -2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से डिवाइड। सोल्व करो, 2 प्लस √3 एज इट इज़ प्लस, अब इसमें ऊपर की मल्टीप्लाई की ये आ गई, और जब नीचे की करोगे तो क्या होगा a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज होगी। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो उसको लिखूँ या नहीं लिखूँ, जरूरी नहीं है लिखना, 1 आएगा, रहने दो। अब प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 प्लस 2 4 आ गया। कितना आ गया आंसर हमारे पास 4, और ये रहा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, तो आंसर आ गया, क्या आ गया हमारे पास 4। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। फिर चाहे क्वेश्चन की डिजिट बदल दे, तरीका बदल दे, या x प्लस 1/x की जगह कुछ और पूछ ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता है तो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ। अब MCQs में क्या चीज़ का ध्यान रखें, हर बार आपसे सिर्फ यस यस नहीं पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत बार आपसे नॉट भी पूछ लिया जाता है। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हम हर बार फोकस करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, इस चीज़ पे फोकस नहीं करते एक्स की क्या वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि नहीं में 3 चीज़ें तो सिमिलर होगी, कोई एक अलग होगी और उस अलग को आपको पहचानना है। और कई बच्चे जल्दी जल्दी में रीड करते टाइम नोट को तो खा जाते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है, राइट। तो इस नोट को आपको खाना नहीं है, इस नोट को पहले तो पढ़ना है कि वो एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसमें पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस, कि इसकी वैल्यू क्या नहीं है। तो क्या नहीं है मतलब 3 तो सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। आप क्वेश्चन को देखो, अगर मैं डी ऑप्शन देखूँ इसके जस्ट नीचे, इसलिए मैं पहले डी को ही देख रही हूँ। देखिए अगर हम ये देखें तो 1 अपॉन, अगर पावर नेगेटिव होती है 1 अपॉन समथिंग करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो 1 अपॉन ये करके इसने पावर को पॉजिटिव कर दी, तो ये तो आंसर करेक्ट है। मतलब नॉट का आंसर नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ कि इसकी वैल्यू ये आएगी, ये बात सही है, इसकी ये वैल्यू आएगी। और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है a की पावर m है और उसकी भी पावर n दे दी जाए, ये हमने 8th क्लास में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था। a की पावर m और उसकी भी कुछ पावर होती है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 5/6 और 1/5 मल्टीप्लाई माइनस 1/6, 1/5 मल्टीप्लाई माइनस 1/6। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/6 माइनस 1/30, ये लिख सकती हूँ। तो अब इसके ऑप्शन 1 पे आ जाइए, ये कह रहा है 1/6 माइनस 1/5। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता।
है ना, कि भाई ये तो इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। ये मैंने अभी आंसर सोल्व किया तो ये इसकी वैल्यू हो सकती है, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर ध्यान से देखो पावर कैसी है, नेगेटिव। जब पावर को पॉजिटिव करते हैं तो अंदर वाली वैल्यू का भी क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो ये वाली वैल्यू भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो क्या नहीं हो सकती, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। ये तो मैंने आंसर निकाला, अगर मैं इस नोट को भूल जाऊं तब, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी ये तीनों वैल्यूज हो सकती है। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो भाई ये नहीं हो सकती। इसका मतलब जो हमने अब तक टिक किए वो सारे थे गलत, और इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ये, क्योंकि बाकी तो सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये इसकी वैल्यू नहीं है। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराती हूँ आपको, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 8 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। जो 8 है वो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो गिव मी आंसर फास्ट, इसका आंसर तो जल्दी से, कि 8 कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। देखो आपने 8th क्लास में पढ़ा था ये, कि जब भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए जाएं तो अब बताओ 8 कितने डिग्री का है। अरे भाई 8 1 डिग्री का है, राइट? बिल्कुल नहीं। क्यों 8 1 डिग्री का नहीं है, 8 ये है। हमने पढ़ा था कि अगर जो डिग्री होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, मान लो ax² प्लस 9b² x क्यूब प्लस 5b² को छोड़ो, यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं वरना आप और कन्फ्यूज हो जाओगे, 5 9x³ प्लस 5xy माइनस 2। अगर इस टाइप का कुछ दे रखा हो तो भाई अब इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। तो यहाँ पे 2 है पावर की, पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इन दोनों को भी कंबाइन करेंगे तो 2 आएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो वही क्या होगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। और डिग्री हमेशा क्या होती है, डिग्री हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी डिग्री नेगेटिव में नहीं होती। तो अब 8 तो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर 8 कांस्टेंट है तो इसके अंदर वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो गई डिग्री, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं, और डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करना है किसको, 16 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 1/4 ऑफ 16। तो कह रहा है इसको सोल्व करो, इसके ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। ऑप्शन है 16, 4, 1 और 0, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो सोल्व करने से पहले हमने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होगी। अगर बेस सेम हो और बीच और क्या हो आपस में डिवाइड, तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बेस इसका भी 16 है, इसका भी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 16 रेज टू दी पावर -1/4 मल्टीप्लाई। अब हमने पढ़ा था अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो पावर 1/2 हो जाती है, यहाँ पे 3 होता तो पावर 1/3। तो भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, ये 4, तो इसकी पावर, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो गई, 1/4। अब बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, -1/4 प्लस 1/4। सेम पावर है, माइनस एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव, तो क्या बन जाएंगी, 0। इसका मतलब 16 की पावर कितनी आ गई, 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या देती है, 1। कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर 0, आंसर क्या देगी, 1। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये 16 की पावर या किसी भी नंबर की पावर 0, 1 क्यों होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने उसको नहीं देखा है या किसी को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को तो ये पता होगा, बट अगर किसी को फिर भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा, उसको चेक कर लेना, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 16 की पावर 0, 1 आ गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन है, पहले से ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं आपके चैप्टर में, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इनको अगर आप एक बार आपको बेसिक समझ आ गया, इनका सारा 8th क्लास से है ये रिलेटेड, जो फर्स्ट चैप्टर है वो 8th क्लास से रिलेटेड है, और वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, तो क्वेश्चन भी अच्छे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 216 माइनस क्यूब रूट ऑफ 125। क्या होगा इसका आंसर, ए है 1, बी है 0, सी है 2 और डी है -1। जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखती हूँ।
32 रेज टू दी पावर 1/5 प्लस -7 रेज टू दी पावर 0 प्लस 64 रेज टू दी पावर 1/2। भाई मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो सोल्व किया, ये क्वेश्चन क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 216 किसका, इसका क्यूब रूट क्या होगा, पहले तो ये देखो ना, ये किसका क्यूब है, जिसका क्यूब होगा वही इसका क्यूब रूट होगा। तो 216, ध्यान करो 6 पीछे आ रहा है, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216, तो ये क्यूब रूट है 6 का। सेम 125 किसका क्यूब रूट है, 5 का, तो ये आ जाएगा 6 - 5, आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया इसका आंसर। तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व करते हैं। अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, देन इसकी पावर कितनी है 1/5 प्लस किसी भी नंबर की पावर 0, अभी बताया था 1 होता है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, भाई वो पावर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 लिख सकती हूँ, बट उसका फ़ायदा नहीं है 2 की पावर 6 लिख के फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को 3 टाइम। उसकी बजाय इसको मैं लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सोच के करें। तो 8 का स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2। सोल्व करो भाई 5 से 5, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर नीचे पावर हो तो मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो 2 की पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, तो 8 की पावर 1। अब पावर 1 लिखना ज़रूरी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो 8 + 2 + 1 कितना हो गया, 11। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर 11। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 11, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लास्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन मेरे पास, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन है 3/4 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3 रेज टू दी पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 रेज टू दी पावर 2x। और ऑप्शंस आपको गिवन है A 2 है, B 5 है, C 4 है और D है मेरे पास 3। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू A रेज टू दी पावर B - C अपॉन x रेज टू दी पावर B A - C एंड डिवाइडेड बाय x/b अपॉन x/a रेज टू दी पावर c। इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे रही हूँ, x की पावर a, b a है, c है x की पावर a b c और d है मेरे पास 1। चलिए भाई जल्दी से सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स सेंड करिए। क्या है इसके आंसर्स, जल्दी से सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने आंसर सोल्व कर लिया होगा। तो देखिए मैच करते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है हमारे पास। आपको इसमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू, भाई फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है वैसे तो कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे कर पाएंगे, अगर बेस सेम होगा तभी तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो है 3/4 और यहाँ पे 4/3, तो पहले बेस को क्या करते हैं सेम। तो अगर मैं इसको लिखूँ 3/4 की पावर 3, ये तो है ही पहले से। ये देखो पावर नेगेटिव है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी और इन दोनों का बेस भी सेम हो जाएगा। तो इसको 3/4 रेज टू दी पावर -7 लिख दूँ इक्वल्स टू 3/4 रेज टू दी पावर 2x। ये भी मैंने सेम लिखा, मैंने सिर्फ इस वाली टर्म को चेंज किया, सिर्फ इसको क्या किया, पावर नेगेटिव थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया, पावर को पॉजिटिव बना दिया। अब देखो इस साइड बेस सेम है और आपस में क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो मैं इसको यहाँ से लिख सकती हूँ 3/4 3 प्लस -7, भाई दोनों पावर्स को क्या किया मैंने ऐड कर दिया, और इक्वल टू में 3/4 की पावर 2/x तो चल ही रही थी, राइट। सोल्व करो, देखो बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब जो इसकी पावर्स हैं उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस -7 इक्वल्स टू 2x। तो बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस -7 इक्वल्स टू 2x। ये आ गया -4 अपॉन 2x। यहाँ पे 2 क्या है मल्टीप्लाई, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब भाई मेरे पास तो आंसर -2 में है नहीं, तो मेरे पास आंसर किस में है +2 में, मतलब कुछ तो हमने मिस्टेक की है। चलिए चेक करते हैं क्या मिस्टेक की है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे मिस्टेक दिख गई, मुझे तो दिख गई, आपको दिखी या नहीं पता नहीं। देखो जब रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो मैंने क्या कहा था, पावर पॉजिटिव हो जाएगी और बेस भी सेम हो जाएगा।
बोल तो दिया बट किया नहीं मैंने, तो अब मैंने पावर को पॉजिटिव कर दिया है। जब हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, तो क्या आ जाएगी प्लस की 7, तो ये भी प्लस का 7, ये भी प्लस का 7, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास प्लस 7, और प्लस 7 करने से ये कितना आ गया मेरे पास 10, ठीक है। और जब ये 10 आ गया तो ये 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 5। सो ये रहा हमारा ऑप्शन बी, क्या आ गया 5। तो अच्छा क्वेश्चन था ना। क्या करेंगे पहले बेस को सेम करेंगे, अगर बेस को सेम कर दिया मतलब आंसर जल्दी ही आ जाएगा। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, x की पावर ये कुछ दे रखा है, क्या करेंगे पावर्स को, अगर हमें a मल्टीप्लाई में दे रखा है तो पहले इस a को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करें, पहले इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर, ये बाहर है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स की पावर बी ए माइनस बी सी। भाई ये जो a था ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ये b था ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो ए बी और बी ए सेम ही तो बात है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, आंसर तो 6 ही आएगा। तो मैं इस बी ए को ए बी लिख दूँ, क्यों, ताकि दिखने में सिंपल हो जाए और कहीं कैंसिल होने की जब बात आए तो सामने दिखे कि हाँ सेम टर्म है। डिवाइडेड बाय, आप देखो पूरे की पावर c है, पूरे की पावर c का मतलब क्या है, पावर c इसकी भी है और इसकी भी है। जब पावर ऊपर नीचे होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x की पावर bc और x की पावर ac। बताओ लिख सकती हूँ या नहीं। देखो x की पावर b अपॉन x की पावर a है और पूरे की पावर c है, तो या तो मैं यहीं पे अलग अलग करके लिखूँ या फिर थोड़ा और इजी बताती हूँ आपको, अंदर अंदर का सोल्व कर लो। अंदर का क्या है x, डिवाइड में है, जब डिवाइड में होती है तो पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, तो b माइनस ए और पूरे की पावर c, उसको बाहर रहने दो। अब देखो बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होंगे सब्ट्रैक्ट, तो x की पावर ए बी माइनस ए सी, ये वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो साइन बदलेगी, माइनस के ए बी और माइनस माइनस प्लस के बी सी, साइन बदल गए। डिवाइडेड बाय x, b माइनस ए बाहर पावर c है, पहले भी बताया था जब बाहर पावर होती है तो वो अंदर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिखेंगे b माइनस ए और मल्टीप्लाई में c, सीधा सोल्व करके लिखूँ x की पावर बी सी माइनस में ए सी, सोल्व करो ए बी कैंसिल क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की है, तो यहाँ से बचा है x की पावर माइनस ए सी और प्लस बी सी, डिवाइडेड बाय x की पावर बी सी माइनस ए सी। बेस सेम है, बिल्कुल है, और बीच में क्या है डिवाइड, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो फिर से पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो x ये हो गया माइनस ए सी, ये हो गया प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी। अब मैंने क्या किया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से सिंबल चेंज होंगे, कर दिया, ये प्लस का माइनस प्लस, तो मेरे पास आ गया x की पावर 0 और x की पावर 0 कितना होता है 1। भाई इतना कुछ सोल्व करवाया और लास्ट में पावर आई 0, तो उसमें तो क्या करें जो आंसर है वो आएगा। देखो एक बार फिर से, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है। तो दोबारा से देखो क्या है, बेस सेम दे रखा है बट पावर इस टाइप से दे रखी है, तो बाहर पावर होती है वो मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा दोनों को, ठीक है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो b माइनस ए पूरे की पावर c, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये सिंपल सी बात है जब पावर सब्ट्रैक्ट होती है तो अंदर के साइन तो बदलेगी, क्योंकि माइनस मतलब नेगेटिविटी, और जब नेगेटिविटी कहीं पर भी किसी भी ब्रैकेट के अंदर जाएगी या कहीं भी आएगी परिवार में आएगी तो कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी। वही यहाँ पे है, जब जाएगी तो सबका माहौल बदल देगी, सबके साइन चेंज कर देगी, जो माइनस था वो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस। डिवाइडेड बाय सेम, यहाँ पे देखो पावर c है, जो ऊपर नीचे पावर होगी मल्टीप्लाई होगी, मैंने साइड में आपको लिख के दिखाया तो बी सी माइनस ए सी। अब फिर वही बात, क्या बेस सेम है, बेस सेम है बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो भाई, माइनस ए सी प्लस बी सी, अब ये माइनस है साइन बदलेगा, माइनस बी सी प्लस ए सी, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो ये आ गया x की पावर 0 और वो क्या दिया उसने आंसर 1, और ये हमारे पास है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 1 के MCQs। तो इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो कर लिए हैं, NCERT एग्जाम्पलर के भी कर लिए, ये कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस। तो कैसे लगे आपको आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगी ये आपको वीडियो, और आपको जो और आगे के चैप्टर्स हैं उसकी भी MCQ सीरीज़ रेगुलर आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वो तो पता ही आपको करना क्या है, क्या
शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी आपको और फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि आपके साथ कंटिन्यू आपके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट MCQ सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खूब पढ़ो, खूब